हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने थॉमसन मॉडल कराया था एंड में। ना हम नेक्स्ट लेंगे रदरफोर्ड मॉडल। बट रदरफोर्ड मॉडल से पहले कुछ फिजिक्स वाला पार्ट है जो हम यहाँ पर अभी करेंगे, क्योंकि वो आगे रदरफोर्ड मॉडल में भी और बोर्स मॉडल में भी यूज होता है। ओके, सो पहले हम थोड़ा फिजिक्स वाला पार्ट ले लेते हैं। सो एक तो है बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी। ओके, एंड एक सर्कुलर मोशन भी होगा, वो भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। यस, ठीक है, इतना है सर। Chaitanya, we have already shared the recording on the group. On which group? ये ग्रुप बनाया है ना, तुम्हें नहीं मिला लिंक? इनविटेशन लिंक मिला होगा ना, चेक करो। इसी का बाकी सभी को स्क्रीन दिख रहा है, मे बी तुम्हारी साइड कुछ प्रॉब्लम होगा, चेक करो फिर से दिख जाएगा। हाँ, तो जिन जिन को लिंक नहीं मिला है वो एक बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, आई विल सेंड। जिन जिन को ग्रुप का लिंक नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, मैं उनको वहां पर सेंड कर दूंगा।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें क्या है, सुमेध लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग वही मैंने बोला कि मैंने ग्रुप पर सेंड किया। ओके, नो प्रॉब्लम, वो हमें फिर से एक बार सेंड कर दूंगा, ग्रुप पर फिर से सेंड कर दूंगा। यस, आई हैव आल्सो शेयर्ड द नोट्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से लास्ट लेक्चर के रिकॉर्डिंग एंड नोट्स जो है शेयर कर दूंगा, एक बार सब लोग ऐड हो जाओ। सो बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो क्या है, हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, हमारे पास अगर दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर Q2 है, और वो दो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स होगा। ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। तो ये जो फोर्स है ये क्या रहेगा, ठीक है। तो इफ टू चार्ज पार्टिकल्स are placed at a distance then जो फोर्स है between them is directly proportional to multiplication of charge ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। ओके, लिख लिया सबने? लिखो चलो।
यस साहिल, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो प्रणव देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हो या उनके बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस हो कुछ भी, तो वो दोनों के बीच में फोर्स रहेगा ना। वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि अपोजिट चार्ज है या आइडेंटिकल चार्ज। तो वो जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, मतलब Q1 एंड Q2 का मल्टीप्लीकेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर के इनवर्सली। ओके, तो बोल सकते हैं दैट इज force is directly proportional to Q1 into Q2 and it is inversely proportional to R square. Okay, तो हम क्या बोल सकते हैं कि force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। तो force क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो K into Q1 Q2 upon R square। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स। यहाँ पर K जो है इट इज कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इस मीडियम में हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, तो कांस्टेंट ऑफ मीडियम इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये वैल्यू याद रख लो, 9 इंटू 10⁹। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका, के का यूनिट क्या होगा बताओ। देखो के का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट इंटू आर स्क्वायर का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन इंटू आर स्क्वायर का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2 का यूनिट। तो Q1 Q2 का यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है ये होता है इन एयर एंड वैक्यूम। केमिस्ट्री में एक्चुअली हमें यही वाला वैल्यू लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो हम पार्टिकल लेंगे वो या तो एयर में लेते हैं या वैक्यूम। ओके, तो ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स हो गया जब वो किसी डिस्टेंस पर रखे गए। ओके, तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल किसी डिस्टेंस पर होंगे हम फोर्स का यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो क्या है, हमने क्या बोला कि दो चार्ज पार्टिकल जब किसी डिस्टेंस पर हो, if two charge particles are placed at a distance, then force between them is directly proportional to multiplication of charge। तो दोनों के बीच का जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज। इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बीच का डिस्टेंस आर है तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो फोर्स क्या हो गया फिर, ऑब्वियसली Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और आर स्क्वायर के इनवर्सली था। तो एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हो गया के। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया। तो इस के का वैल्यू जो है डिपेंड करता है मीडियम पर, और एयर या वैक्यूम में ये के का जो वैल्यू है ये रहता है 9 इंटू 10⁹। क्लियर है सबको। और देख ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो तब अप्लाई करना है।
चैतन्य वो के का यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज के का यूनिट। अतिकेश आर स्क्वायर कहां से आ गया, लिखा है ना भाई, ये क्या लिखा है देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस अतिकेश, इट इज आर, इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और इसके इनवर्सली मतलब, ऐसे ही हुआ ना, इनवर्सली का मतलब यही तो होता है, तो आर के स्क्वायर के इनवर्सली। समझा थी के, अभी भी नहीं समझा क्या, समझा ना। चले आगे, हो गया सबका ना। चलो क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू चार्ज पार्टिकल्स of charge 1 coulomb and 9 coulomb are placed at a distance (9 meter), then determine force between charged particles। दोनों के बीच में कितना चार्ज लगेगा निकालो, सॉरी दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा निकालो। आर्या करेक्ट है, समर श्रेयस रॉन्ग है। समर फिर से चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक किया तुमने।
सीरियस रॉन्ग है। पलक करेक्ट है, प्रथम करेक्ट है, मुफीज रॉन्ग है, अर्थ करेक्ट है, वंश रॉन्ग है, सृष्टि रॉन्ग है, हार्दिक करेक्ट है, यस मुफीज नाउ इट इज करेक्ट, समत करेक्ट है, वंश रॉन्ग है, चैतन्य रॉन्ग है। देखो बहुत इजी है यार, जैसा मैंने बताया कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो तो फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हमें अगर मीडियम नहीं दिया कौन सा है तो हम ऑब्वियसली के का वैल्यू जो है वही यूज करेंगे जो हमने बताया है, 9 × 10⁹ तो के का वैल्यू है 9 × 10⁹। Q1 कितना है यार, Q1 अपने पास है 1 कूलम, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज है 1 कूलम, दूसरे का कितना है 9 कूलम, तो Q2 को हमने ले लिया 9 कूलम। इसके अलावा बीच का डिस्टेंस कितना है यार, बीच का डिस्टेंस 9 मीटर है तो उसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो सब कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 10⁹ क्लियर है सबको। चैतन्य सर सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई कैसे करो चैतन्य यार, यही तो सिंप्लीफाई किया है, और कितना सिंप्लीफाई है बताओ। सिंप्लीफाई, ये देखो 9 का स्क्वायर है ना, तो 9 का स्क्वायर, ये भी ऊपर वाला भी 9 का स्क्वायर है, ओके, तो 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 10⁹ ही बचा ना। ओके, तो ये हमारे पास हो गया फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे। सर ऊपर वाला 9 का स्क्वायर कहाँ से आया, और यार अस्सी के ऊपर वाला 9, ये देखो ये क्या है, ये के है, ये के है अतिकेश, ये Q1 है, ये Q2 है, ओके, तो अपने आप ये 9 स्क्वायर हो गया ना, 9 × 9 मतलब 9 स्क्वायर ही होता है ना अतिकेश। ओके, चले आगे। तो ये हमारे पास था फोर्स। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे कि वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा।
the direction of force तो अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि चार्ज आइडेंटिकल है या अपोजिट। और आइडेंटिकल चार्ज क्या होते हैं, मतलब क्या करते हैं? आइडेंटिकल चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास आइडेंटिकल चार्ज है मतलब दोनों पर चार्ज क्या है? सेम है। सेम मतलब कि दोनों पर या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, सो फोर्स जो है वो एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? रिपल्शन होगा। ओके, तो अगर आइडेंटिकल चार्ज होता है तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। और अगर अपोजिट चार्ज है तो अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है ना। ओके, तो अपोजिट चार्ज के केस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, तो एक दूसरे को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स हमारे पास इस टाइप से रहेगा। ठीक है, ओके, सो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे की साइड। हमारे पास क्या होगा? दोनों पर या तो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज का मतलब साइन सेम है ना। तो अगर साइन सेम है चार्ज पार्टिकल का तो रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होता है तो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से दूर रहेगा, इस टाइप से फोर्स का डायरेक्शन, है ना। और अगर अपोजिट चार्ज है मतलब एक पॉजिटिव वाला है और दूसरा नेगेटिव वाला, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो फिर वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन कुछ इस टाइप से रहेगी। हो गया सभी का? नाउ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अभी तक तुमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा यार, एच हाइट पर कोई हो ना, ये हमारे पास लेवल है और यहाँ पर मास है एम, एच हाइट पर, ये पढ़ा है तुमने। तो पोटेंशियल एनर्जी होता था एम जी एच, ये पढ़ा होगा सभी ने अभी तक, है ना। एच हाइट पर अगर कोई मास रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ा होगा ना। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आता है चार्ज पार्टिकल के केस में। तो चार्ज पार्टिकल के केस में क्या है? तो अगर दो चार्ज पार्टिकल, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स are placed at a distance, then electrostatic potential energy तो हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस है, जैसा अभी हमने देखा वैसा ही। ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 हो गया और उनके बीच में डिस्टेंस हो गया R। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये U जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय R। ठीक है, माइनस के Q1 Q2 बाय R जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वो ये रहेगी, कैपिटल यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाय R। याद रखना है, लर्न करना है। जब भी दो चार्ज पार्टिकल वो क्या होगी, माइनस के Q1 Q2 बाय R। वॉइस ब्रेक हो रहा है, और किसी को भी ब्रेक आ रहा है क्या, मतलब वॉइस ब्रेक होती हुई आ रही है क्या? करण बोल रहा है वॉइस ब्रेक हो रहा है, स्टिल ब्रेकिंग, अभी बराबर है? अभी ठीक है ना? तो बीच बीच में हो सकता है ब्रेक हो रहा हो, बिकॉज वाईफाई का प्रॉब्लम होगा, बारिश वगैरह की वजह से थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो डेरिवेशन इसकी जरूरत नहीं है, याद रख लो, क्योंकि डेरिवेशन फिजिक्स में तुम्हें आगे बताएंगे, एंड उसमें इंटीग्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो उसकी भी जरूरत है तुम्हें। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो। कंप्लीट हो गया ना भाई, कंप्लीट हो गया कि जब दो चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये होगी। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 बाय R। कैसा भाई क्या? नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी, तो देखो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को कुछ वोल्टेज दे दें या पोटेंशियल दे दें, तो पहले चार्ज पार्टिकल क्या रेस्ट पे है, ठीक है, तो इफ रेस्टेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, या if voltage is given to rested charged particle, कोई चार्ज पार्टिकल, उसको कुछ वोल्टेज वगैरह दे दिया हमने, देन चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो कोई हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को हमने वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, ठीक है, पोटेंशियल मान लो हमने उसको V दिया, और चार्ज पार्टिकल जो है इस पे चार्ज मान लो क्या है, Q। ठीक है, तो इफ चार्ज पार्टिकल, सॉरी, इफ वोल्टेज V is given to rested charge particle Q, then charge particle starts moving
and its kinetic energy will be, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, कितना चार्ज दिया, सॉरी कितना चार्ज था और कितना पोटेंशियल दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल अभी उसका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये भी लर्न कर। तो कोई चार्ज पार्टिकल है Q, उसको हम अगर V वोल्टेज दे देते हैं या V पोटेंशियल दे देते हैं, तो वो क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो उसका ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Q इंटू वी होगा। ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर ये जो V है दैट इज कैपिटल V वोल्टेज, और वेलोसिटी को हम स्मॉल v से लिख सकते हैं ना। सो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, जो अभी तक तुमने पढ़ा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल क्या हो गया, Q इंटू वी हो। ठीक है, तो Q चार्ज है, उसको V वोल्टेज दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया Q इंटू वी। ये भी याद रखना है एलन तक। केस कोई एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उस पर चार्ज है Q, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे ही रखा हुआ। तो इसको अगर मैं कुछ पोटेंशियल दे दूंगा या इसको कुछ वोल्टेज दे दूंगा, तो ये मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो मूव करने लग जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो चार्ज इंटू पोटेंशियल है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये चार्ज इंटू वोल्टेज। ठीक है, याद रखो ये फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी। वंश देखो जल्दी। हो गया सबका। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ पार्ट बताया था, जो कि ऑब्वियसली आगे तुम फिजिक्स में तो पढ़ने वाले हो, 12th में आएगा फिजिक्स में, बट अभी क्या है, अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा यूज हो जाएगा, दैट्स व्हाई हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे सर्कुलर मोशन, वो भी फिजिक्स में आगे तुम पढ़ोगे, बट अभी यूज होगा थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो है वो क्या, ऑब्वियसली किसी पॉइंट के अराउंड कोई चीज अगर रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड हमारे पास रिवॉल्व कर रही है कोई चीज। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज सर्कुलर मोशन। अच्छा, ये हमारे पास m मास है चीज का, इसका मास क्या है m, और ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, v वेलोसिटी से ये क्या कर रही है, इस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। ओके, तो अब देखो इसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं, जब ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो इसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक आउटवर्ड फोर्स होता है और एक इनवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, दो टाइप के फोर्स होते हैं, आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स। तो जो आउटवर्ड फोर्स है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और जो इनवर्ट फोर्स है उसको हम बोलते थे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड हो गया और सेंट्रीपिटल जो है वो इनवर्ड हो। ठीक है, तो जब भी कोई चीज किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है या हम बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसमें दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा इसकी जो डिस्टेंस है, सॉरी ये जो रेडियस है उसको हम आर ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या हो गया, आर हो गया। तो अब देखो ये फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये आएगा mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, mv²/r हो गया। ठीक है, अच्छा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या। ठीक है, तो अगर फोर्स ये आ गया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बताओ, फोर्स हमारे पास mv²/r है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v²/r हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv²/r और एक्सेलरेशन क्या आ गया, v²/r आ गया। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, इसके अलावा और दो तीन फॉर्मूले आएंगे वो भी याद रखने, पहले लिख लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv²/r एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v²/r। ऑब्वियसली यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, स्मॉल v है, दैट इज वेलोसिटी। m मास हो गया, r रेडियस हो गया। समर्थ, हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जिसका मास n, वो पार्टिकल जो है वो किसी सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। वो रिवॉल्व कर रहा है तो जो रेडियस है उस सर्कल की या सर्कुलर मोशन की वो है r, और वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, मतलब जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी क्या है इसकी, v है। तो फिर दो टाइप के फोर्स यहाँ पर लगते हैं, एक अंदर वाला फोर्स होता है, एक बाहर वाला फोर्स। ऑब्वियसली दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट्स वाई वो सर्कल में रिवॉल्व करता रहता है। अगर कोई भी एक फोर्स जो है ज्यादा होगा तो फिर उसकी साइड हमारे पास पार्टिकल चला जाएगा, लेकिन दोनों फोर्स क्या है, सेम रहते हैं, दैट्स वाई वो सर्कल में रिवॉल्व करता रहता है, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो बाहर की साइड जो फोर्स लग रहा होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की साइड जो फोर्स लग रहा होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फिक्स फॉर्मूला है, एंड ये फॉर्मूला क्या है, इट इज mv²/r, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r। इसके अलावा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है मास इंटू, सॉरी फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो अगर तुम फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को।
पलक जैसे मैंने बोला कि फोर्स का वैल्यू सेम आएगा बट फॉर्मूला डिफरेंट होगा। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू निकाल लो तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स का हो जाएगा। बट अगर तुम्हें जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू निकालना है और तुम्हें मास एंड वेलोसिटी नहीं पता तो उसका फॉर्मूला कुछ अलग रहता है। ओके, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला जो है याद रखने है, भी लर्न करना है। सेंट्रीफ्यूगल आगे फिजिक्स में डिटेल में आएगा, अभी जस्ट फॉर्मूले याद रखो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r, एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r। F इज इक्वल टू एम में किसका फॉर्मूला, देखिए ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, A इज एक्सेलरेशन एंड F इज फोर्स। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स मतलब F/m आ जाएगा। यहाँ ये क्या आ जाएगा, F/m। तो ये हमारे पास फोर्स है, इसको जब डिवाइड बाय m करेंगे तो बचेगा क्या, v²/r बचेगा ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। नो चैतन्य, F इज इक्वल टू एम ए जो है वो सभी टाइप की मूविंग चीजों के लिए लगा सकते हैं। फोर्स इंटू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला जो है ये कोई भी मूविंग बॉडी के लिए लग सकता है। ओके, कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन आएगा कुछ, एंड फोर्स भी लग रहा होगा, तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन। ठीक है, अभी जस्ट फॉर्मूले याद रख लो। ये दो फॉर्मूले जो हमने ब्लैक में लिखे हैं यही याद रखना है, ठीक है, यही हमें भी याद रखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो याद रखो, एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है वो याद रखो। हो गया सबका। और इसके अलावा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड और भी 2-3 फॉर्मूले वो भी तुम्हें याद रखने हैं। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ये mvr, ये भी याद। ओके, देखो लीनियर मोमेंटम होता है अपने पास, एक तो कोई चीज अगर लीनियरली मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि मास इंटू वेलोसिटी का भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा किससे, आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है एंगुलर मोमेंटम का, mvr। डिटेल में जैसे मैंने बताया फिजिक्स में आगे पढ़ लोगे। तो मोमेंटम होता है हर चीज का, अगर लाइन में मूव कर रहा है या लीनियरली मूव कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम है, अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम है। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। इसके अलावा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है सर्कल में, तो टाइम पीरियड क्या है, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम पीरियड जो है ये होता है, ऑब्वियसली टाइम क्या है, टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी, है कि नहीं। टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं,
टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी पता और डिस्टेंस पता तो टाइम पता चल जाएगा ना। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 2πr। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 2πr डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2πr डिवाइड बाय वेलोसिटी हो गया v। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr बाय v। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr बाय v। व्हाट इज टाइम पीरियड? इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जब हमारे पास कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में, मतलब वापस उसी पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब कोई चीज लीनियरली मूव करती है तो उसका मोमेंटम आता है मास इनटू वेलोसिटी, और अगर एंगल मतलब सर्कल में मूव करती है तो एंगुलर मोमेंटम आता है mvr। ठीक है, बस इतना याद रखो, आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr बाई v। अच्छा, देन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड? तो पर सेकेंड, या हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार घूम गया, या एक सेकंड में पार्टिकल ने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए। एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार घूम गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होता है 1/टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/टाइम पीरियड होता है, एंड ये आ गया अपने पास v/2πr। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v/2πr। तो इतने रेवोल्यूशन हो जाएंगे एक सेकंड। तो ये तीन फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं। तो टोटल 5 फॉर्मूले हो गए सर्कुलर मोशन में जो हमें याद रखने हैं। एक तो हो गया अपने पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, एक हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, देन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला, एंड इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये 5 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। हो गया सबका? यस करण, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का सिंबल एफ है, स्मॉल एफ। ठीक है, जल्दी लिखो।
कारण उसके एंगुलर मोमेंटम के सिंबल की जरूरत है नहीं वैसे, बट कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। एंगुलर मोमेंटम जो है ना, उसको कैपिटल एल, एल फॉर लॉयड, ठीक है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है उसको कैपिटल एल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका सिंबल कैपिटल एल होता है, जरूरत है नहीं वैसे, तो फिजिक्स में मेनली उसकी जरूरत पड़ेगी सिंबल वगैरह की। हो गया सबका? अतिकेश हो गया? जल्दी लिखो यार। नाउ अब हम चलते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे यहाँ पर, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है, ये काफी थिन गोल्ड फॉइल है, और इस पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड, इस पर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स डाला। बैक साइड में इसने जेडएनएस का एक प्लेट लगा दिया था, जेडएनएस। तो इसने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिविएट हुए। ओके, तो ये इसने यहाँ पर देखा था। तो रदरफोर्ड bombarded stream of alpha particles, या सुमेर, वो बताएंगे बाद में। रदरफोर्ड bombarded stream of alpha particles on thin gold foil and observed some phenomena, ठीक है। सो हम आगे बताएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो थिन गोल्ड फॉइल पर डाल के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकले, कुछ डिविएट हुए, देन ऑब्वियसली कुछ वापस भी आए थे, तो अब आगे बताएंगे। तो लिखो पहले, सेटअप कुछ ऐसा था जैसा हमने अभी बताया। थिन गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल डाले, और बैक साइड में क्या लगाया था, जेडएनएस। अब जेडएनएस क्या करता है पता है सभी को? तुमने डिस्कवरी पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। जेडएनएस क्या करता है? जेडएनएस जो है जिंक सल्फाइड है, क्या करता है वो? उस पर अगर कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक होता है तो वो क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है।
ओके, जेड एन एस पर अगर कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करता है तो वो जेड एन एस क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। ओके, बॉम्बार्डेड के बाद स्ट्रीम है, STREAM, रदरफोर्ड bombarded stream of alpha particles on thin gold foil and observed some phenomena. यस वन, वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बैक साइड उनके लगा रहे हैं, जेडएनएस लगा रहे हैं, तो हमारे पास जब ये जेडएनएस पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक होगा तो ग्लो हो जाएगा। तो अगर हमने जैसे ये पार्टिकल इधर भेजा, तो अगर इधर स्ट्राइक हुआ, इसी लाइन में स्ट्राइक हुआ, मतलब वो सीधा चला गया। लेकिन मैं पार्टिकल को इधर भेज रहा हूँ और वो इधर ग्लो ना होके इधर कहीं ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डीविएट हो रहा है। ओके, तो कहाँ हम पार्टिकल को भेज रहे हैं और कहाँ वो ग्लो हो रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि डिविएशन है या नहीं। हो गया सबका? तो उसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, ही ऑब्जर्व सम फिनोमिना। तो देखो क्या मतलब दिखा उसे या क्या मिला। तो उसने देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि हमारे पास एक्चुअली बीच में पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उसकी वजह से हुआ है। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल गए। कुछ पार्टिकल जो है डिविएट हुए, और 1/20,000 वाला जो है वो वापस आ गया। एक पार्टिकल जो है आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल क्या हुआ, वापस आ गया। जैसे गया वैसे के वैसे वो क्या है, वापस आ गया। ओके, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला इसे? तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स मतलब 99% मार्क। ओके, सो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिविएशन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे सीधे निकल गए विदाउट एनी डिविएशन, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो। ओके, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है विदाउट एनी डिविएशन क्या सीधे सीधे निकल गए। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली आगे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो भी बताने वाला है। तो वो क्यों हो रहा है ये भी हम बताएंगे कि ये डिविएशन क्यों हो रहा है। ठीक है, पहले लिख लो ये पॉइंट, कंक्लूजन में हम बताएंगे कि डिविएशन क्यों हुआ है। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिविएट हुए, और 1/20,000 जो है वापस आ गए। यह चैतन्य, डायग्राम ड्रॉ करना है।
हो गया सबका? ओके, सो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो विदाउट एनी डिविएशन सीधे निकल गए थे। नाउ कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या होंगे, डिविएट होंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए डिविएट हुए ना, ठीक है। सो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है डिविएट हुए। तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स deviate with angle less than 90 degree as well as greater than 90 degree, ठीक है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है क्या हुए, डिविएट हुए। जैसे ऐसे जा रहा था तो ऐसे डिविएट हो गया, तो इसलिए लेस देन 90 डिग्री है ना। लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा था ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे डिविएट हुआ तो वो एंगल क्या हो जाएगा, मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो पार्टिकल्स जो है लेस देन 90 डिग्री पर भी डिविएट हुए और ग्रेटर देन 90 डिग्री पर भी डिविएट हुए। इसके अलावा वन आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल comes back at 180 डिग्री, ठीक है। 20,000 में से एक पार्टिकल जो है वापस 180 डिग्री पर आ गया, मतलब जैसे गया वैसे के वैसे वापस। ओके, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो गए रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड का मॉडल देंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, हो गया सबका। तो देखो हमारे पास
अभी हम क्या इससे कंक्लूजन निकालेंगे, मॉडल क्या देंगे, हम जैसा बता रहे हैं कि यार मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए विदाउट एनी डिविएशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है खाली होता है, एम्प्टी होता है। ओके, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है विदाउट एनी डिविएशन क्या है, सीधे निकल गए, मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम्प्टी। इसके अलावा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है डिविएट हुए, मतलब बहुत कम पार्टिकल डिविएट हुए। अब ये देखो पार्टिकल डिविएट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसा हमने बताया क्या हीलियम न्यूक्लियस है। अब हीलियम न्यूक्लियस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो अगर उसके पास में कोई पॉजिटिव वाला पार्टिकल आ गया तो डिविएट हो जाएगा, रिपल्सन होगा ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार एटम जो है इसमें कहीं पे क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट, इसमें कहीं पे क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, और उस पॉजिटिव वाले पार्ट की वजह से अल्फा पार्टिकल जो है क्या हुआ है, डिविएट हुआ है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों पर सेम चार्ज हो जाएगा, तो रिपेल करेंगे, दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल जो है क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। ओके, एंड बहुत कम पार्टिकल जो है उनके साथ ऐसा हो रहा है ना, बहुत कम पार्टिकल डिविएट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है एटम में वो बहुत कम जगह पर है। ओके, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है एटम में क्या है, बहुत कम जगह पर है, तभी तो हमारे पास स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं ना। ओके, मैक्सिमम पार्टिकल तो क्या है, सीधे सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि अपने पास एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम एम्प्टी है। कुछ पार्टिकल्स जो है डिविएट हो रहे हैं, वो डिविएट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यार हमारे पास सेम चार्ज पार्टिकल, सेम टाइप का अगर साइंस का चार्ज पार्टिकल है तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। तो अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे अगर आ रहा है और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी कहीं पर है, तो दोनों में रिपल्सन होगा ही नहीं होगा, होगा ना। तो उस रिपल्सन की वजह से जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो थोड़ा सा ऐसे डिविएट हो जाएगा, वो रिपेल होकर दूर भाग जाएगा। ओके, तो लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है ये कितने डिविएट हो रहे हैं, बहुत कम डिविएट हो रहे हैं ना। जैसे हमने बताया था कि 99% तो सीधे निकल गए, बहुत कम डिविएट हुए, तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ही डिविएट हुए। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम पार्ट तो अपने पास खाली है, बहुत छोटे पार्ट में ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास जो है ये बहुत कम जगह पर रहेगा, क्योंकि स्मॉल फ्रैक्शन ही डिविएट हो रहा है। इसके अलावा वो कहां पर है तो वो कैसे पता चलेगा, तो 1/20,000 पार्टिकल जो है वापस आ गया। तो ये एक 20,000 पार्टिकल हमने इसमें जब डाले एटम पर, अगर हम 20,000 पार्टिकल डाल रहे हैं तो उसमें से एक पार्टिकल ही वापस आ रहा है, बाकी सारे या तो पास कर गए या कुछ डिविएट हुए। तो ये एक पार्टिकल जो आ रहा है एक्चुअली क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये सेम उसी लाइन में डाल दिया था जिस लाइन में वो पार्टिकल है, तो अभी तो रिपेल करके उसको वापस आना ही, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये भी रिपेल करके वापस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली कहां पर डाला था, ये एटम के सेंटर वाली लाइन में डाला था, मतलब एटम के सेंटर पर इसको हमने पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है एटम का ये कहां पर है, सेंटर पर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन या मॉडल लिखेंगे, तो याद रखना है कंक्लूजन एंड मॉडल समझा हमने दिया है। तो कंक्लूजन एंड मॉडल, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है, हमारे पास एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है एम्प्टी है, एंड द होल पॉजिटिव चार्ज of atom is concentrated at center of atom called nucleus, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है। तो पूरा ही पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो कहां पर है, एटम के सेंटर पर, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियस नाम दे देंगे।
तो ये हमारे पास इस मॉडल का फर्स्ट पॉइंट था कि मैक्सिमम पार्ट जो एटम का वो खाली है, एम्प्टी है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है, वो सेंटर ऑफ एटम पर है, और सेंटर ऑफ एटम को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोल देंगे। ठीक है। इसके अलावा ये सेंटर ऑफ एटम, ये जो न्यूक्लियस है, इसका साइज बहुत छोटा होता है एटम के कंपेरिजन में। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो कि है 10⁻⁻15 मीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम का जो साइज है इट इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है इट इज 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का, एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी लेस या वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम जो कि क्या है 10⁻⁻10 मीटर है। ये भी याद रखना है हमें कि एटम का साइज जो है 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और न्यूक्लियस का जो साइज है इट इज 10⁻⁻15 मीटर का। तो न्यूक्लियस का साइज जो है एटम के साइज से बहुत छोटा होता है। तो सबका हो गया सबका, अतिकेश हुआ? जल्दी लिखो।
हो गया ठीक है। नाउ मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया हमने, ये अराउंड न्यूक्लियस क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। अब वो जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको अंदर वाला फोर्स बैलेंस करेगा जो कि सेंट्रीपिटल होगा। तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में, तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इनवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो इनवर्ड फोर्स है सेंट्रीपिटल वाला, वो किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में। तो देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ओके, वी वेलोसिटी से मान लो रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली आउटवर्ड फोर्स तो क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया ना। लेकिन देखो अंदर वाला फोर्स सेंट्रीपिटल होता है, बट यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली, न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या पुल करेगा। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो अंदर की साइड लगेगा। ओके, सो अंदर वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बाहर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और बैलेंस करेगा इसलिए वो सर्कल में रिवॉल्व करता है। ओके, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। अगर कोई भी एक फोर्स ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अंदर की साइड जाएगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड जाएगा, लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दैट्स वाई वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है सर्कल में, तो ऑब्वियसली उस पर सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की साइड होगा, और जो सेंट्रीपिटल है वो अंदर की साइड। बट यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में। वंस एक्चुअली ये उसे वैसे पता नहीं चला था, उसे उस ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चला, बट उसने क्या बोला कि यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो मतलब उसने ये तो बोल दिया कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, हमारे पास एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव वाला पार्ट है। ऑब्वियसली उस टाइम तक प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसने ये नहीं बोला था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होता है। उसने जस्ट क्या बोला कि जितना भी पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ एटम, जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, वहां पर पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक है, उसने ये बोला। बट अब उसको ये भी है कि यार इलेक्ट्रॉन भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो ये उसका एक्सपेरिमेंट से नहीं आया था कि इलेक्ट्रॉन, मतलब उसे मतलब ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला उसे। ये उसने खुद से ही अपनी थ्योरी दे दी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उस पॉजिटिव वाले पार्ट या न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। समझ आया। तो ये उसने थ्योरी दी है एक तरह से, ये उसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हुआ था कि ऐसा हो रहा है। हाँ वंश,
तो वो मतलब उसे एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला था, वो जस्ट थ्योरी थी जो ऑब्वियसली वो प्रूव नहीं है, वो बाद में रॉन्ग भी हो जाता है। बोर्स मॉडल में भी इसी चीज को मान के चलते हैं हम, जो रदरफोर्ड ने माना है कि इलेक्ट्रॉन के अराउंड, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। हम बोर्स मॉडल में भी इसी चीज को लेंगे, लेकिन आगे बोर्स मॉडल के बाद में जो हम करंट थ्योरी जो यूज करते हैं अभी, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें ये गलत हो जाता है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो ये जस्ट उसने अपनी थ्योरी दे दी थी कि ऐसा होता है, उसे ये एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला था कि इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा। अतिकेश, जनरली अभी तक हमने जो करा है उसमें मोस्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, आफ्टर वेव वाला पार्ट आता है, वेव हो गया, वेव मतलब वेव हो गया, देन इसके बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, वेव से क्वेश्चन आ सकता है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है, देन बोर्स मॉडल और उसके बाद वाले पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। जनरली ये जो है रदरफोर्ड मॉडल वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अगर आएगा तो जस्ट डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड आएगा, जो हम करा रहे हैं उसी पर बेस्ड। तो हो गया सबका? ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। जिसको ग्रुप का लिंक नहीं मिला है वो एक बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, मैं उन्हें ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा और वहीं पर मैं नोट्स एंड रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो पहले हमारा मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले सब लोग ज्वाइन हो जाएं ग्रुप में, इसलिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, मैं उन्हें इनविटेशन लिंक सेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है।